प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन की वजह से हम अपने घरों में ही हैं और रहना भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश इस समय काफ़ी, देश ही नहीं पूरा संसार काफ़ी बड़ी या गंभीर समस्या है। कोविड-19 उससे जूझ रहा है। इसलिए हम उनका पालन करते रहें और घर पर रहें और हमारे साथ ऑनलाइन क्लास से भी जुड़े रहें, ताकि हमारा जो अध्ययन है, शिक्षण है, वो भी चलता रहे, ताकि हमारे अंदर जो हमारा शिक्षण कार्य है वो बाधित न हो और आपका जो अधिगम स्तर है वो भी बाधित न हो, ताकि आगे जो परीक्षाएं होगी उनमें आप बहुत ही मेहनती और अच्छी सफलता प्राप्त करें। तो आइए आज हम हमारा जो शिक्षण है उसके अंतर्गत निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग के बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। एक होता है निष्पत्ति परीक्षण और एक होता है निदानात्मक परीक्षण। निष्पत्ति परीक्षण के अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक द्वारा अपने विद्यार्थियों को यह मापन किया जाता है कि उसने कितना सीख लिया है, यानी उसको हमने जो सिखाया वो है उसमें कितनी ग्रोथ कर चुका है, कितना अचीवमेंट कर चुका है, कितनी उपलब्धियां वो हासिल कर चुका है। लेकिन जो निदानात्मक परीक्षण है उसमें अंतर थोड़ा ये है कि हम उसकी जो हमने सिखाया उसमें वो सीखने में कुछ कठिनाई महसूस कर रहा है, तो वह कठिनाई क्यों महसूस कर रहा है, वह हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान को एक्सेप्ट करने में, रिसीव करने में कहाँ पर कठिनाई है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर अपने मरीज़ का इलाज करने से पहले उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है, उसका परीक्षण करता है कि इसकी ये बीमारी है, वह है, उसका रीज़न क्या है। तो जब तक उस रीज़न को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक उस मरीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता। वैसे ही एक अध्यापक के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट और निष्पत्ति परीक्षण, ये दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, पूरक हैं, यानी दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। तो जो निष्पत्ति परीक्षण है उसके द्वारा बच्चे की कमजोरियों को पता करके कि वह किस कारण से हमारे उपविषय को समझने में असमर्थ है, क्यों वह समझ नहीं पा रहा, उन कमजोरियों का पता करके ही हम उसके इस समस्या का निदान आसानी से कर सकते हैं। जबकि मापन में सिर्फ हम ये देखते हैं कि उसने कितना ग्रहण कर लिया। तो वैसे हम जानते हैं जो मापन है वो एक विद्यार्थी का मापन है, साथ में जो टीचर है यानी जो हम हैं उनका भी मापन होता है। सारी स्कूलिंग व्यवस्था है उसका निरीक्षण होता है, सारा जो स्कूल है उसकी जो गतिविधि है उसका निरीक्षण होता है। कहीं ना कहीं कोई खामी हो सकती है, तब वह बालक सीखने में असमर्थ है। यदि कोई बालक नहीं सीखता तो सबसे पहला जो दायित्व होगा वो उसके टीचर का होगा। हम कभी भी बच्चे को दोषी नहीं ठहरा सकते, सबसे पहले टीचर का दोष ठहराया जाता है कि उसके पढ़ाने में कहीं ना कहीं कोई कमजोरी रही है। इस तरीके के सवाल भी किए जाते हैं कि एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, एक बालक बहुत अच्छे अंक लेता है, एक बहुत कम लेता है। तो हमने सभी बच्चों की जो मानसिक लेवल है, उनका जो मानसिक स्तर है उसको नहीं समझ पाए और उनके अनुसार हम उनको टीचिंग नहीं दे पा रहे। इसलिए हमें जो डायग्नोस्टिक टेस्ट करना अति महत्वपूर्ण होता है, ताकि हम प्रत्येक बच्चे की जो व्यक्तिगत शिक्षण है या व्यक्तिगत उसकी जो योग्यता है उसको जांचकर हम उसके अनुसार अपनी शिक्षण विधियों को, अपने जो शैक्षणिक टूल्स हैं उनका उपयोग करते हैं। तो इसलिए हमें हमारी जो शैक्षणिक दृष्टि है उसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसको हम कई कारणों से अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। जैसे सबसे पहले है वर्गीकरण। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के बाद हम उनके स्तरों को वर्गीकृत कर लेते हैं। वर्गीकृत का तात्पर्य यह है कि एक ही स्तर के बच्चों को एक ग्रुप में रखना। जैसे मान लीजिएगा हम प्राइमरी स्तर की बात करते हैं, एक बालक है जिसको गिनतियाँ आती हैं तो गिनती के आगे वो अभी सीख नहीं पाया है, तो हम वहाँ पर एक गिनती सेना, गिनती महल या इस तरीके से हम अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए
बच्चों का एक ग्रुप बना सकते हैं कि ये गिनती सेना में है, ये गिनती महल में है। ऐसे ही यदि हमारी वो संस्कृतियों से जुड़े कोई भी नाम ले सकते हैं। जैसे आमतौर पर हमने जो हमारे वाहन है उनके नाम रख देते हैं, ऐसे ही हम अपने जो बच्चे हैं उनकी ग्रुप बना सकते हैं। ऐसे ही और भी उपविषय और सब्जेक्ट है उनमें भी बना सकते हैं। तो गिनती सेना है उसमें रख दीजिए। दूसरे हमने मान लीजिएगा गिनती सीख गए, जोड़ आता है तो जोड़ सेना होगी, गुणा सेना होगी, भाग सेना होगी। तो ये क्या हो गया उनका वर्गीकरण। वर्गीकरण करके अब हमने जैसे गिनती सेना है तो गिनती सेना को हमें कहाँ ले जाना है, और गणित की संक्रियाओं को सिखाने के लिए। संक्रियाओं में जोड़ सीख लिया, तो जोड़ सीख लिया, उसके बाद फिर अगली संक्रिया है घटा है, तो उसके बाद गुणा है, फिर उसके बाद ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही हमारे और भी विषय हो सकते हैं, उनमें हम अलग अलग अपने नामों से उनको पुकार सकते हैं। वर्गीकरण, तो वर्गीकरण करना हमारे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसका महती विशेषता है। अगला है कठिनाई स्तर। अब हम उसकी जो कठिनाई स्तर है उसका पता करते हैं कि कठिनाई स्तर क्या है उसका। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें जो अंतर्मुखी बच्चे हैं उनको बार बार प्रेरणा देने की ज़रूरत होती है, और जो बहिर्मुखी होते हैं उनको कभी कभी प्रेरणा की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर जो प्रेरणा की बात है तो हम ये भी देखते हैं कि किसी बच्चे को हमने जो सिखाया, एक ही प्रकार का ज्ञान दिया है, तो एक बच्चे ने तो प्रेरणा प्राप्त की है तब उसने सीखा है, और एक ने बिना प्रेरणा की सीख लिया है। तो वहीं पर हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट की इसके लिए ज़रूरत होती है। तो जब तक हम उसकी मानसिक कमजोरियों को नहीं जानेंगे तब तक उसका उपचार नहीं कर सकते। तो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसके अलग अलग विधियां हो सकती हैं। सामूहिक हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है। सामूहिक रूप से हम उसका डायग्नोस्ट कर सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से डायग्नोस्ट कर सकते हैं। उसकी जो लेवल है हम उसी के अनुसार से, उसी के अनुरूप उसका डायग्नोस्ट करते हैं, उसकी निदानात्मक परीक्षण करते हैं। तो निदानात्मक परीक्षण के बाद फिर आती है बात उपचारात्मक शिक्षण, रेमीडियल टीचिंग। और उससे पहले हमारे जो परीक्षण हैं उनके प्रकार हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का कई बार बच्चे क्या करते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण को सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसके ही रूप में परिभाषित कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का जो सीधा साधा अर्थ है वो ये है कि ऐसा प्रश्न जिसका एक निश्चित उत्तर होता है, यदि उससे हटकर उत्तर दिया तो 0 और वही उत्तर दिया तो फुल मार्क्स मिलेंगे। उसको हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंतर्गत जैसे एक शब्द वाले प्रश्न, जैसे भारत की राजधानी का नाम बताइए, तो नई दिल्ली। या जो भारत, जैसे मान लीजिए हमने ये पूछा फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो एक शब्द में उत्तर होगा इमैनुअल मैक्रोन। या फिर ये कहा जाए कि अमेरिका के विदेश मंत्री का नाम बताइए, तो एक ही शब्द का उत्तर होगा माइक पोम्पियो। ऐसे ही एक शब्द वाले हो गए हाँ या ना वाले, हाँ या ना वाले। जैसे ये कहा जाए कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है या भारत की राजधानी लखनऊ है, तो हमने सिर्फ इसमें हाँ और ना में जवाब देना है। पहला जो स्टेटमेंट थी वो सही है और जो दूसरी स्टेटमेंट थी वो गलत है। ऐसे ही खालिस्तान वाले प्रश्न हो सकते हैं। जैसे हमारे भारत में जो व्यवस्था है उसे डॉट डॉट कहते हैं। तो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हमारे भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो उसमें हम मिश्रित अर्थव्यवस्था का ऑप्शन रख सकते हैं। ऐसे ही फिर सही मिलान वाले, एक साइड में हमने कुछ मत दे दिए, दूसरी साइड उससे संबंधित कुछ चीज़ें दे दी। जैसे मान लीजिए हमने देशों के नाम दे दिए और दूसरी साइड में उनकी राजधानियाँ दे दी, या देशों के नाम दे दिए, प्रधानमंत्री दे दिए। ऐसे ही खाली ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, सही गलत वाले हो सकते हैं। और बाद में हम बताते हैं कि जो ऑप्शन वाले हैं जिसके 4 ऑप्शन होते हैं वह भी हो सकते हैं। तो ये था वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है और उसके लाभ और हानियाँ जो हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आता है हमारे जो लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होते हैं, जो छोटे प्रश्न होते हैं। अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वह एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो वस्तुनिष्ठ होते हैं।
लघुत्तरीय होते हैं, उनमें कुछ छोटे से 20 से 25 शब्दों में हम उसका उत्तर जानते हैं। तो वहाँ पर क्या निश्चित उत्तर नहीं होता, एक दो बच्चे उसका अलग अलग, भाव एक ही होगा लेकिन अलग अलग भाषा लिख सकते हैं, तो उनको मार्क्स कुछ थोड़ा बहुत अंतर करके हम दे सकते हैं। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा था उसमें ऐसा नहीं था। यदि सही उत्तर है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, कम नहीं होंगे। इनकी जो विशेषताएँ हैं उसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। उसके बाद है फिर दीर्घ उत्तरीय निबंधात्मक परीक्षण। निबंधात्मक में क्या होता है, ये एक प्रकार के विचारात्मक प्रश्न होते हैं, बड़े प्रश्न होते हैं। एक तो प्रश्न ये हो सकता है कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें हमारे देश को सफलता मिली या असफलता मिली, तो उत्तर होगा असफलता मिली। उसकी कारण क्या थे, वो तो एक निश्चित उत्तर वाला प्रश्न हो गया। लेकिन ये पूछा जाए कि उसके कारण 1857 की क्रांति के असफल होने के कारण बताओ, ये विचारात्मक प्रश्न है और इस पर प्रत्येक स्टूडेंट्स जो होंगे वो अलग अलग अपने विचार रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने उपचारात्मक शिक्षण पर जाने के लिए निदानात्मक परीक्षण की बात की है। आगे हम हमारे जो परीक्षण हैं वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्न, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे कि ये जो क्या होते हैं वो तो हमने संक्षेप में जान लिया। इन तीनों की जो विशेषताएं हैं, इनकी क्या हानियां हैं, क्या लाभ हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे अपने उपचारात्मक शिक्षण पर। तो आज हमने जो चर्चा की थी, आशा करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों आपने अच्छे से समझा होगा, जाना होगा और इससे संबंधित जो हमारा जो एग्ज़ाम हॉल होगा उसमें आपके लिए प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका अच्छे से जवाब दोगे। तो कल के लिए, अगले टॉपिक के लिए, तब तक के लिए हम धन्यवाद।